संयुक्त राष्ट्र जब 1945 में बना तो सबसे पहला इशू यही दिया गया उनको, और आज की तारीख तक वो इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। तो अगर पूरी दुनिया के सारे देश मिलके किसी इशू का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं तो आप समझ सकते हैं उससे कि कितना जटिल मुद्दा है ये। अगर हम मैप की बात करें तो 1967 में, ये 67 में ये वाला जो हिस्सा था, अब 1948 की लड़ाई के बाद एक और लड़ाई हुई थी 1956 में, वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। छोटी लड़ाई थी क्या? छोटी लड़ाई थी और उसमें सारे देश नहीं थे। छोटी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। ये जो लड़ाई है ये तीसरी अरब इजरायली लड़ाई 1967 वाली, 1967 जिसमें रात में इजराइल जाता है और उनके सब वो जहाज खराब कर देता है। इजरायली एयरफोर्स जाती है और उनके सारे जहाज नष्ट कर देती है, ऐसे ही कुछ है ना? हाँ, 6 डे वॉर। 6 डे वॉर, क्योंकि 6 दिन चली थी तो उसको 6 डे वॉर कहते हैं। हाँ। इस लड़ाई में बहुत बड़ा चेंज ये आया कि गाजा पट्टी को इजराइल ने इजिप्ट से हथिया लिया। नहीं, पहले तो ये कि वो लड़ाई ऐसे एकदम से क्यों, मतलब क्या हो रहा था? हमले की वजह क्या थी? हमले की, देखिए हमले की जो वजह थी वो वही वजह है जिस वजह से आज भी लेबनान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। नफरत कि आप यहूदी हैं और आपने हम मुसलमानों की जमीन ले ली हमसे। वो ही मेन रीजन है। पॉलिटिकल रीजन बहुत होते हैं, लेकिन हर रीजन को जस्टिफाई करने का तरीका यही है कि इजराइल ने हमारी जमीन छीन ली। 1967 में फिर युद्ध हुआ। किन किन देशों ने हमला किया? यहाँ पे जो हमला करने वाले थे उसमें एक बार फिर से इजिप्ट तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे। इजिप्ट, एक बार फिर से वही इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, जो अगल बगल के 3 देश हैं। तो कैसे करते हैं गुरु? एकदम तो हौले से भी कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, सीरिया, ये इजराइल है जी। हाँ, वेस्ट बैंक पे कब्जा था जॉर्डन का। सीरिया का कब्जा था गोलन हाइट्स वाले एरिया पे। सीरिया का कब्जा नहीं था, सीरिया गोलान हाइट सीरिया का था। हाँ, नहीं, गोलान हाइट से और आगे के एरिया में था ना? नहीं था। ये आप बोल रहे थे ना जब वो वॉर हुआ था तब यहाँ पे थोड़ा, ये तो इससे भी पहले की बात है। 1948 के वॉर में इजराइल ने सीरिया से कुछ नहीं लिया, सीरिया ने कुछ नहीं लिया। अच्छा, ये एरिया जॉर्डन ने ले लिया, ये एरिया इजिप्ट ने ले लिया, सीरिया ने नहीं लिया। ठीक है, तो अब आ गए हम 1967 की लड़ाई में। इन 3 देशों की तरफ से सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने हमला किया 1967 में। बिल्कुल। अभी मैं आपको वो 3 देश बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। वैसे होने को तो इजिप्ट की एयरफोर्स को सोवियत यूनियन का ऑफिसर संभाल रहे थे, हम उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका एलाइज थे। तो इनकी पूरी एयरफोर्स की ट्रेनिंग उन्होंने दी। सीरिया के एयरफोर्स की ट्रेनिंग सोवियत यूनियन ने दी। सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स कोलैबोरेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि कैसे अटैक करना है, वो सब। मतलब ये बशर अल असद और पुतिन की दोस्ती नई नहीं है, सीरिया और रूस की दोस्ती वो बहुत पुरानी है। वो बशर अल असद के पिताजी के टाइम से, हफीज अल असद के टाइम से है, जो खैर इस वक्त तो नहीं थे, वो 67 में नहीं थे। इन 3 देशों ने अटैक किया। और गोल्डा मायर थी यहाँ की पीएम। गोल्डा मायर थी पीएम। फौलादी महिला किया। तीनों देशों के हमले को फिर से और भी कम टाइम में बहुत बुरी तरह इजराइल ने हराया। क्या इनके पास सटीक इंटेल था? क्या इनके पास इंटेल था? बिल्कुल इंटेल था। अब तक मोसाद बन चुका था और मोसाद के एजेंट्स तीनों कैपिटल्स में थे, तो उनको पता था। तो इसमें कोई फिल्म या किताब नहीं है जो बिल्कुल ये कि कैसे पता चला? 1967 के ऊपर बहुत किताबें हैं। अच्छा, जो कि हम आखिरी में बताएंगे, जो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इन तीनों ने अटैक किया, भगा इजराइल ने हराया। वेस्ट बैंक को कब्जा लिया जॉर्डन से, गाजा को कब्जा भगा दिया पूरा 100% कंट्रोल। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उनको हुई क्योंकि वो लोग जेरूसलम में वापस आ गए। तो उस दिन को वो आज भी मनाते हैं एज जेरूसलम दिवस। कहने का मतलब क्या? किस दिन, कौन सा दिन है ये? मैं एग्जैक्ट डेट बोल रहा हूँ, जून में ही आता है, 5 जून शायद। चेक करो भैया जरा, 5 या 7 जून जेरूसलम डे। जेरूसलम डे का मतलब क्या हुआ? 70 ईसा में जो हम भागे थे यहाँ से, 1967 में रोमन्स ने हमला किया, हमारे हेरोल्ड के मंदिर को नष्ट किया, हम भागे तब। बिल्कुल। तो ये बाद में अपनी प्रार्थनाओं में भी बार बार याद करते रहेंगे कि हमें एक दिन वहां वापस जाना, एक दिन हमें वहां वापस जाना। तो उनके पूरे देश में खुशी की लहर। 28-29 मई जेरूसलम डे। ओके, अच्छा। तो नहीं, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, विल चेक लेटर। आप 6 डे वॉर की डेट देख लीजिए। यार इनका कुछ सिंपल भी है? नहीं, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कई बार रिलेशनशिप स्टेटस नहीं होता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग अबाउट इजराइल से बना है, ये बात भी है। तो इन्होंने ये कहा कि 70 एडी में हम गए हुए 1967 में आ रहे, तो ऑलमोस्ट 1900 साल बाद, 1900 साल में सिर्फ 3 साल कम, हम 1900 साल बाद उस जगह आ रहे जहां से हमें खदेड़ा गया था।
जो हमारी जमीन, हमारे देवता की, हमारे पैगंबर पूर्वजों की थी। तो इसीलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया, इसको अपना डिक्लेयर किया कैपिटल, जेरूसलम को। और उसके पहले कैपिटल थी तेल अवीव, जो कि अभी भी है। जो नहीं, अभी नहीं, जेरूसलम 67 के बाद से जेरूसलम है। तो हम लोग जीके पे तेल अवीव क्यों पढ़ते हैं इजराइल? हम आएंगे उस बात पे, अगेन कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, सारे सरकारी ऑफिस, संसद की भवन सब यहां से शिफ्ट हुई जेरूसलम में, तेल अवीव से। तेल अवीव एक तटीय शहर है, है ना। तो ये तेल अवीव याफो बैटेयम क्यों लिखा हुआ है? तेल अवीव जैसे हम सैटेलाइट सिटी कहते हैं ना, कि हैदराबाद के बगल में सिकंदराबाद, नोएडा और गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर का रीजन हो गया, तो उसी तरह ये दो शहर है, तेल अवीव, याफो एक साथ। अच्छा, तेल अवीव और बातियाम एक दूसरा शहर है। तो मैं जब जहाज पकड़ के जाऊंगा तो कहाँ लैंड करूंगा? तेल अवीव में। तेल अवीव याफो उसका। जेरूसलम में नहीं जहाज जाता है? नहीं, जेरूसलम में एयरपोर्ट है, तो पहाड़ी जगह है। अच्छा, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। इसके पास यहाँ पे एक छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ आर्मी यूज करती है। तो आप प्राइवेट फ्लाइट आप लेके जाते हैं एज ए सिविल सिटीजन, तो आपको तेल अवीव याफो जाना होगा। मोदी जी जब जाते हैं तो कहाँ उतरते हैं? तेल अवीव याफो। तेल अवीव याफो, बिल्कुल वहीं जाते हैं। अच्छा। तो जेरूसलम पे कैप्चर हुआ और 67 राजधानी बना दी। तो हम 67 के बाद देखते हैं ये हिस्सा। 67 के बाद इजराइल ने पॉलिसी एस्टैब्लिश करी। अब इजराइल के पास पॉलिटिकली बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आता है। पहले तो खुशी हुई कि जेरूसलम हमने कब्जा लिया, लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है जहां हमारा धर्म बना था, तो ये पूरा हमें मिल गया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन दिक्कत क्या, साथ में नागरिक भी तो मिले। बिल्कुल, जमीन खाली नहीं है, आपको जमीन के साथ मिले 20 लाख फिलिस्तीनी, 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस, वेस्ट बैंक के इस गाजा, वेस्ट बैंक और गाजा मिला के। अब आप क्या करेंगे इनका? तो इन्होंने बोला कि हम इस एरिया के लोगों को, अगर हम इस पूरी जमीन को अपना ही प्रभुसत्ता इस्टेब्लिश करते हैं, अगर हम अपना देश का पार्ट बना देते हैं, तो यहाँ के लोगों को हमें सिटीजन बनाना पड़ेगा। जिसका मतलब क्या होगा कि अपने ही अधिकार देना पड़ेगा। हाँ, और उससे होगा ये कि अपने ही देश में यहूदी मेजॉरिटी नहीं रहेंगे, माइनॉरिटी बन जाएंगे। अच्छा, मैं 67 की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर 1967 में इन सारे फिलिस्तीनियों को इजराइल अपना सिटीजन बना देता, तो इजराइल के अंदर यहूदियों के बराबर फिलिस्तीनी हो जाते। हाँ। तो फिर इजराइल किस बेसिस पे कहता कि मैं तो यहूदियों का देश हूं? हाँ। तो इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? 2 चीजें, यहां पे और यहां पे मिलिट्री रूल रहेगा। हम इस जमीन को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम कब्जा करके रखेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारे देश का अभिन्न अंग है। यानी कि ये हमारा वो हिस्सा नहीं है जहां हम अपनी पूरी प्रभुसत्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी सैनिक प्रभुसत्ता स्थापित कर रहे हैं, हम नागरिक प्रभुसत्ता स्थापित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नागरिक प्रभुसत्ता करेंगे तो नागरिक बन जाएंगे। हाँ। और फिर सेकंड पॉलिसी इन्होंने क्या करी, यहाँ पे सेटलमेंट बनाना शुरू किया। यानी लॉन्ग टर्म प्लान ये, यहाँ पे जितने फिलिस्तीनी है उनका नंबर कम करो। वो कैसे होगा कि अगर हम यहाँ से, ये जो सफेद वाला एरिया था, यहाँ से यहूदियों को यहाँ शिफ्ट करो सेटलमेंट्स के जैसे कश्मीर के मामले में कई दक्षिणपंथी ये विचार देते हैं कि ले जाके बड़े पैमाने पर आप घाटी में बसाओ तो डेमोग्राफी चेंज होगी। 20 साल जैसा चीन ने किया, कई लोग कहते हैं उइगर मुस्लिमों वाले जैसे चीन ने तिब्बत में किया, उइगर मुस्लिम्स के साथ किया, कि जो मेजॉरिटी हान पॉपुलेशन है उनको बहुत सारे वो देके, लालच देके वहां शिफ्ट किया। यहाँ लालच क्या है, अगर आप यहूदी हैं और आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, आपको बहुत सस्ते में जमीन मिलेगी। पहले तो था कि फ्री में फ्लैट मिलेगा रहने के लिए, नौकरी दी जाएगी। अब उतना नहीं है, बट अब भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं अगर आप यहाँ आके रहते हैं। पर ये रिस्क एरिया होगा। रिस्क एरिया, तो हर सेटलमेंट के चारों तरफ सिक्योरिटी बाउंड्री होती है और वहाँ इजरायली आर्मी उनको प्रोटेक्शन देती है। और आयरन डोम भी होता है। आयरन डोम भी होता है गाजा और यहाँ पे। आज की डेट में 2005 के बाद से सेटलमेंट सिर्फ यहाँ है वेस्ट बैंक में। गाजा में 67 से 2005 तक जितने भी सेटलमेंट बने थे वो इजरायलियों ने, इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने एग्रीमेंट साइन किया था कि यहाँ के सेटलमेंट हम खत्म कर देंगे एज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर मैं अपने सेटलमेंट हटाता हूं तो क्या इजराइल और फिलिस्तीन के नेता आपस में कोई शांति समझौता कर सकते हैं। उस पे आएंगे, लेकिन ये बताइए तो शांति समझौते के लिए एक दूसरी पॉलिटिकल आपको वो चाहिए। बिल्कुल। तो 1967 में जब उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री माइट रहेगी, सिविलियन नहीं रहेगी, तो किसको उन्होंने हैंडओवर किया कि दैनंदिन प्रशासन तुम लोग चलाओ? कोई था वहां आर्मी? यहाँ जो जेरूसलम के अलावा, पूरे जेरूसलम के भी कुछ हिस्से के अलावा पूरी जगह इजरायली आर्मी का, मिलिट्री गवर्नर एक टर्म हम यूज करते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट है यहाँ पे।
यानी जो आर्मी का चीफ है अभी भी है, जो आर्मी का चीफ, ये जो यासिर अराफात और ये पीएलओ और ये सब था, अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, समझाइए भाई साहब। यहाँ हम आएंगे उस पर, वो समझने के लिए हमें 1993 पे आना पड़ेगा। वो जो समझौता हुआ था ऑस्लो में, नॉर्वे के, साइन वाशिंगटन, नोबेल प्राइज भी मिला था। 1967 से 1993 तक कंप्लीट कंट्रोल आर्मी का, इस हद तक कि अगर आपको अपने घर की जमीन पे पेड़ काटना है तो इजरायली आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप फिलिस्तीनी हैं। और कोई इनकी तरफ से हिंसक प्रतिरोध नहीं हुआ? बहुत होते थे, बिल्कुल होते थे। तभी पीएलओ बना, वो भी बाद में बना, बट पीएलओ इस वजह से नहीं बना। जंप कर रहा हूं मैं बार-बार। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स 1967 से शुरू हुआ, आज तक एक एक करके 120। ये 2000 का मैप देख रहे हैं आप, 2020 का देखेंगे तो ये हरा हिस्सा और कम हो गया है। पूरे एरिया में बहुत ज्यादा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखता है ना आपको, वैसा दिखेगा आज की डेट में। दिखाओ भैया जरा 2022 का मैप दिखाओ, और कितना इलीगल सेटलमेंट आप अगर टाइप करें, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये इलीगल है, इजराइल कहता है कि इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। अच्छा, तो हाँ, तो ये 1967 से मिलिट्री माइट शुरू हो गई जी, मिलिट्री कंट्रोल यहाँ पे दोनों जगह, गाजा पे भी और वेस्ट बैंक पे भी, पश्चिमी तट या पश्चिमी किनारा जिसको हम कहते हैं। तो ये 1967 में उनकी जमीन और बड़ी हो गई, और आज जैसा हम मैप देखते हैं, आपको आज इजराइल धीरे धीरे बड़ा होता गया, और आज भी फिलिस्तीन नहीं है।